सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षैतिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से किसी भी पॉलिटिकल इवेंट्स, देखिए, बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उम्मीदवारों का चयन होना है, नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है, सरकार के फैसले हो रहे हैं, सुरक्षा घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, और राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न का बंगला फिर से छोड़ दिया है। इन सब बातों से इतर जो सबसे अधिक चर्चा है वह चर्चा है खान सर की। खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर की। देखिए, गोलियां चल गई, पोस्टर फाड़े गए, इतना हंगामा, दोनों ही तरफ से तनातनी की स्थिति है। रोशन आनंद तो गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए गए और खान सर पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई। तो कोचिंग इंडस्ट्री की यह लड़ाई, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। अजीत जी, आप ज्यादा विस्तार से बताएंगे क्योंकि आपने बिहार को देखा है, मुसल्लमपुर हाट को देखा है, दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर को भी देखा। ये जो कोचिंग है, यहाँ की अव्यवस्था और फिर कोचिंग के शिक्षकों को हम बिहार में तो आमतौर पर देखते हैं कि जितने बड़े शिक्षक हो गए उनके साथ हथियारबंद दस्ता चलता है, राइफल और बंदूकें साथ चलती हैं। सरकार का अंगरक्षक नहीं मिला तो प्राइवेट, इस बार भी जो खान सर के बॉडीगार्ड हैं उनके हथियारों पर, उनकी गोलियों पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसकी क्या जरूरत आ जाती है? और देखिए, बिहार में जो लड़ाई की असली वजह है वह बिहार पुलिस का नतीजा है। जो परिणाम, फाइनल परिणाम आए, देखिए, रोशन आनंद जो बिहार पुलिस के लिए ही चर्चित रहे हैं, जब नतीजे आते हैं तो जो उनके यहाँ से सबसे अव्वल होते हैं उन्हें तो थार और बुलेट बांट देते हैं। उन्होंने कहा 10,000 हमारे छात्र निकले हैं, सफल हुए हैं। खान सर ने कह दिया 12,000 निकले हैं और कुल 19,000 ही सफल हुए थे। तो सोचिए, गुरु रहमान और बाकी जो बिहार में कोचिंग संस्थान है उनके क्या कुछ भी नहीं निकले? तो फर्जीवाड़ा तो है। और सरकार की व्यवस्था भी क्या कहें, जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार कहती है कराई करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के आगे कोई औपचारिकता होती ही नहीं होती है और यह सब मजाक बना हुआ है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी हम दोष देते हैं कि बगैर कोचिंग आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यह जो हथियार की संस्कृति शिक्षकों के साथ जुड़ गई है, कभी शिक्षकों को हम लोगों ने अपने जमाने में हथियारों के साथ नहीं देखा था। अधिक से अधिक उनके पास कलम होते थे, कलम तो होते ही होते थे, और जब स्कूल जाते थे तो हमारे जैसे बदमाश छात्रों की पिटाई के लिए छड़ी होती थी उनका, छड़ी बिल्कुल। होती थी, पहले से रख दिया जाता था। यदि हम लोगों ने याद कर नहीं लाया तो ये जो अब संस्कृति आई है और अव्यवस्था है, आपने दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना को भी देखा, यह क्या है और कैसे ठीक होगा? अजीत जी, इस पर क्यों नहीं? और पूरे बिहार में खान सर तो देखिए नेशनली नहीं, इंटरनेशनली पॉपुलर है। मैं उदयपुर जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, जहां जाता हूँ वहां लोग पूछते आप क्या एक खान सर है। लेकिन अब तो खान सर भी विवादों में घिर गए। खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनके 2 गार्ड गिरफ्तार भी कर लिए गए, रोशन आनंद जेल भी चले गए। अजीत जी, आगे आप कुछ कहेंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, तो हम लोगों का सबसे मतलब दिल के करीब है ये विषय जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरे। शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी तो तमाम दूसरी चीजें सुधर जाएंगी, तमाम दूसरी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी चीजें फॉलो करेंगी। देखिए आज ज्ञान जिसके पास है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे जा रही हैं, सरस्वती जी के पीछे पीछे जा रही है लक्ष्मी जी। अब वो पुराना जमाना गया जब वो गद्दी पर बैठ करके बिजनेस करने का या ट्रक चलवाने का और पेट्रोल पंप करने का बड़ा छोटा, अब ज्ञान की, ज्ञान आधारित जो इकोनॉमी है उसके आगे ये सब कुछ नहीं रहा। और ये व्यक्ति के संदर्भ में भी कहिए, राज्य के संदर्भ में कहिए, देशों के संबंध में कहिए। देखिए अभी सिर्फ ज्ञान की वजह से ताइवान भारत से आगे निकल गया, शेयर मार्केट में ताइवान का शेयर बाजार भारत के शेयर बाजार से आगे निकल गया। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार भारत से आगे निकल गया। हांगकांग तो पहले ही आगे था। बताइए इन देशों की क्या आबादी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की आबादी वाले देश जो हैं वो भारत से आगे निकल गए। 3 देशों को मान लीजिए हम छोड़ दें, अमेरिका और चीन और जापान को, तो हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान तो किस वजह से निकल गए? ज्ञान की वजह से निकल गए। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने जो काम किया है इसकी वजह से सारी दुनिया का पैसा उनके यहाँ चला गया और हम लोग यहाँ नहीं है।
तो ये ज्ञान का महत्व है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज्ञान ले आइए, शिक्षा ले आइए, अपने आप धन आएगा। इस बात को लोग समझ ही नहीं रहे। हम लोग बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ज्ञान की जरूरत है। तो इसलिए ये बड़ा हम लोग का तो प्रिय विषय है शिक्षा पर। हम लोग बात करें, शिक्षा सुधारने की बात करें। अब ये समझिए कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ज्ञानेश्वर जी, अब ये कोई शिक्षा की जगह तो शिक्षा तो देते हैं, सो देते हैं, एक विशुद्ध व्यवसाय है। ये व्यवसाय इसलिए है क्योंकि ये सब लोग अपना जितने तरीके हो सकते हैं व्यवसाय बढ़ाने के, उतने तरीके आजमाए जाते हैं अपने इस कोचिंग के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। कितना आप प्रचार कर सकते हैं, कितने दूसरे तरह के उपाय कर सकते हैं, कास्ट के लाइन पर कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, आप कितना झूठ फैला करके लोगों को जोड़ सकते हैं, ये तमाम उपाय किए जाते हैं। अब आपने कहा कि टोटल 19,000 कुछ बच्चे हैं और 22,000 का दावा 2 ही को लोगों ने कर दिया। अभी और लोगों के दावे आएंगे और लोगों के दावे आएंगे। और ऐसा इसलिए होता है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग रोज अखबारों में देखते हैं दिल्ली में कि एक ही बच्चे की तस्वीर 3-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लगा रखी है कि हमारे यहाँ से पढ़ाएंगे। अभी देखिए ना, शुभम जो टॉपर बने हैं गया वाले, उन पर किसका दावा? एलन कह रहा है मेरा है, मेंटस वाले कह रहे हैं पटना वाले मेरा है, और मेंटस के जो टीचर हैं आनंद जायसवाल डायरेक्टर हैं, वह जाकर बिहार के शिक्षा मंत्री से भी बात करा रहे हैं, मिथिलेश तिवारी से। और दावे, आपने ताइवान की बात कही अजीत जी, मेरे परिवार में एक लड़का है जिसके बारे में यह चर्चा शुरू हुई कि उसे ताइवान में किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी में नौकरी मिलने वाली है, फाइनल इंटरव्यू में पहुंच गया है, और सैलरी एनुअल पैकेज 14 करोड़ रुपए बताए जा रहे थे। 14 करोड़ रुपए। तो पहले तो लोगों ने हंसा, लेकिन जब कंपनी की तलाश शुरू हुई, लोगों ने सर्च इंजन पर देखा, तो मालूम हुआ वहां सबसे कम सैलरी 6 करोड़ रुपए है। तो केवल ज्ञान का ही पैसा तो है, ज्ञान का ही पैसा तो ज्ञान है, का पैसा है, बिल्कुल, और उसी की जरूरत है। और अगर वो, और बिहार की तो मतलब आप जो, हम लोग जनरेशनल, हमारी क्या मेमोरी है हम लोगों की, हम लोगों की पीढ़ीगत स्मृति क्या है? ज्ञान की तो है, विद्या की तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों बिहार में, और दूसरा बिहार में तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। अब पता नहीं क्या कहा जाता है। पहले भी लोग यशस्वी होने का ही आशीर्वाद देते थे, धनवान होने का आशीर्वाद और पैसे कमाने का आशीर्वाद तो लोग देते ही नहीं थे। यश आएगा आपके पास, बाकी सारी चीजें आएंगी। तो और जो यश की कामना है वो 10 सबसे श्रेष्ठ कामनाओं में सबसे ऊपर की कामना है। भोग की कामना तो सबसे नीचे है। अब ये सारी चीजें बदल गई। जो भोग की कामना है वो सबसे ऊपर आ गई, यश की कामना नीचे चली गई। तो ये वो ले आना होगा, बिहार की संस्कृति लौटानी होगी। वो ये इसलिए अभी जो हम लोग जहाँ थे कि एक ही बच्चे पर 3-3, 4-4 कोचिंग वाले दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ा। कैसे पढ़ा? तो मान लीजिए कि बच्चे ने किसी समय एडमिशन लिया होगा, तो आपके यहाँ उसने किसी चीज की मेंस की तैयारी कर ली, किसी के यहाँ पीटी की तैयारी की है, किसी के यहाँ का खाली कोर्स मटेरियल लिया हुआ है, किसी का कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था, किसी के यहाँ मॉक इंटरव्यू में चला गया था बच्चा घूमते हुए। तो सब क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा है। अब तो स्थिति यह है ज्ञानेश्वर जी की अगर बच्चा उनके कैंपस के सामने से गुजरा और सीसीटीवी में आ गया है, तो इस पर भी वो क्लेम करते हैं कि मेरा ही बच्चा हमारे ही यहाँ से तैयारी करके गया था, और ये सीसीटीवी का फुटेज देखिए हमारे कैंपस के सामने का। तो ये इसलिए है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ना है। पहली बात तो ये है, ये बहुत खराब बात है। आप जितना योग्य, जितना हम लोग महाभारत देखिए, रामायण देखिए, रामचरितमानस पढ़िए, जितना योग्य गुरु का होना जरूरी है, उतना ही योग्य शिष्य का होना भी जरूरी है। जब दोनों समान, जब आप गुरु को अच्छा शिष्य मिलेगा तभी शिक्षा का कोई महत्व बनेगा। नहीं तो आप ऐसे पकड़ पकड़ के आप भीड़ जमा करके और पढ़ा रहे हैं लाउड स्पीकर और स्पीकर लगा करके, या ऑनलाइन यूट्यूब पर कोर्स चला करके, उससे कोई बहुत भला आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उसको कुछ जनरल नॉलेज का ज्ञान हो जाए, कुछ उसको इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन ये शिक्षा नहीं है। हम उस पर आगे आएंगे सर जी। अभी ये जो एक तो ये मामला हो गया कि आपको संख्या बढ़ानी है, उसके लिए आप टॉपर हो गया, सेकंड टॉपर हो गया, थर्ड टॉपर हो गया, उसका आप अपना दावा करके और अपने साथ जोड़ लेंगे कि ये हमारा बच्चा है। इसके लिए इसका मकसद ये है कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ से टॉपर निकलते हैं, हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हो गया, 6,000 बच्चे हमारे यहाँ से निकल गए, तो हम बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो एक व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय के तहत तमाम उपाय किए जाते हैं, जैसे कोई बिजनेस बढ़ाने का उपाय करता है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? ये अपने को बढ़ा करके बताने का। एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर आप जा करके और अपने जो कुछ इस तरह की बातें कहते हैं जिससे कई बार कंट्रोवर्सी होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मजा आता है, तो कुछ लोगों को जोड़ने के आप उपाय करते हैं। ये भी एक आज का तरीका है, लोगों को जोड़ करके ले आने का। वहां शिक्षा का क्या मतलब है ये बाद में पता चलता है। पहले तो ये है कि बड़े पॉपुलर हैं, इनको फेसबुक पर इतने लोगों का फॉलोइंग है, इतने लोगों की फॉलोइंग है। बच्चे और बच्चे के अभिभावक आजकल इस बात से भी प्रभावित हो जा रहे हैं
कि फला गुरुजी जो है उनके इतने फॉलोअर है सोशल मीडिया में, या उनकी उनकी पोस्ट आती है उस पर इतना लाइक्स आता है, तो उसकी वजह से जुड़ गया। अच्छा, फी कम रखी हुई है लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज के, तो एक तो इमीडिएटली क्या कारण हुआ कि जो जिसको आजकल आप देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट वर्सेज यूट्यूब कोचिंग वालों का भी एक विवाद चल रहा है, उसमें हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन कोचिंग माफिया जो है वो कोचिंग माफिया कौन था, एक्चुअल कोचिंग माफिया कौन था? जिन लोगों ने कोचिंग शुरू किया और 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख फीस लेते थे लोग बच्चों से। अभी भी ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कोचिंग चल रहे हैं, तमाम कोटा में ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, दिल्ली में कोचिंग चल रही है ऐसी जिनकी फी जो है लाखों रुपए में है। ये भी चलते हैं लोग, यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, मेडिकल की तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, और उसके बरक्स अब एक नई पौध आई जो ऑनलाइन पढ़ाने वाली या बल्क में ज्ञान सप्लाई करने वाली। बल्क में हम ज्ञान सप्लाई करेंगे, तो वो बल्क में ज्ञान सप्लाई करने वाले जो लोग आए, हम लोग जब पढ़ते थे ज्ञानेश्वर जी तो शिक्षक घर आते थे पढ़ाने, एक दौर था क्योंकि कम लोग पढ़ने वाले थे, शिक्षक के घर जाते थे लोग, वही कम नहीं, जब कम थे लोग तो शिक्षक घर आकर के पढ़ा जाते थे, 2 आदमी 4 आदमी जिसके यहाँ पढ़ाई की बात होती थी। फिर थोड़ा शिक्षक की जब क्वालिटी की चर्चा होने लगी, उनके यहाँ लोग बढ़ने लगे, तो बच्चे शिक्षक के घर जाने लगे, तो गिनती होती थी कि अमुक शिक्षक के यहाँ इतनी साइकिलें लगती हैं रोज सुबह उनके घर के सामने, तो इतनी साइकिलें लगती हैं, इससे पता चलता था कि वो बड़े पॉपुलर टीचर है, तो लोग उनके यहाँ जाते थे पढ़ने। फिर उसके बाद कोचिंग खुलने लगे, तो कोचिंग में भी 25, 50, 100 बच्चे इस तरह से पढ़ाई होती थी। अब उसका विस्तार होते होते इतना हो गया कि एक क्लास में ज्ञानेश्वर जी 1,000 बच्चे बैठते एक क्लास में। बताइए क्या पढ़ाया जाता होगा? वही, क्या पढ़ाएंगे आप 1,000 बच्चे को? आप तो भाषण देंगे, उसको पढ़ाना क्या होगा? बिल्कुल भाषण देंगे, आप उसको भाषण देंगे, वो कुछ नोट करेगा, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भाषण दे रहे हैं वो आपके पास एक तैयार सामग्री है जो आप उसको दे देते हैं। फिर वो उस तैयार सामग्री को रट लेता है, उस रट्टा मार करके आप जा करके वो परीक्षा दे देता है। उसमें कुछ लोग पास कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं पास करते हैं। पास करने वाला अपने स्कूल कॉलेज में भी ठीक से पढ़ाई करता होगा, घर पे भी पढ़ाई करता होगा, और वो पास कर जाता है। मैक्सिमम ज्ञानेश्वर जी नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो एक भेड़ चाल में जाकर के पढ़ने पहुंचते हैं। अब ये बहुत इस पर हो सकता है कि लोग आलोचना भी करें, लेकिन आप सोचिए 9 लाख बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में एडमिट होते हैं, प्रीलिम्स में ज्ञानेश्वर जी 9 लाख बच्चा, और 9 लाख में से मेंस देने के लिए कितना आदमी चुना जाता है? 10,000 15,000 जी। तो अब सोचिए 9 लाख बच्चों में से 8,90,000 या 8,80,000 बच्चे तो किस बात के में, वो तो ऐसे शामिल हो गए थे ना कि यूपीएससी का फॉर्म भरना है, हमको उसमें करना है। सीरियस बच्चे उसमें से निकलते हैं, वहीं 10,000 15,000 20,000 मान लीजिए, और वो बच्चे फिर इंटरव्यू देने, सीरियस तैयारी भी कर रहे होंगे, 50,000 की संख्या में होंगे, 1 लाख वही होगी, जो फिर उसी में से कुछ लोग स्टेट सर्विसेज में चुने जाते हैं। मान लीजिए कि 10,000 20,000 बच्चों ने यूपीएससी का मेंस लिखा और 3,000 इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, उस 3,000 में से 1,000 आदमी को सिलेक्ट किया गया, 900 आदमी को सिलेक्ट किया गया। 1 पर 3 हमको लगता है इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं, और 1 पर 3 हमको लगता है मेंस के लिए भी आते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए कि 900 की सीट खाली है तो 2,700 3,000 इंटरव्यू देंगे, और उस 3,000 का 3 गुना 10,000 12,000 मेंस के लिए लिखने के लिए बुलाए जाएंगे, या हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा बुलाए जाए। और उन्हीं में 10-20,000 बच्चे जो सीरियस बच्चे जो यहाँ सेलेक्ट होते हैं मेंस के, उसी में से कुछ बच्चे स्टेट सर्विसेज में भी सेलेक्ट होते रहते हैं। तो सीरियस बच्चे कम ही होते हैं। आपको क्या लगता है कि 23 लाख बच्चों ने नीट दिया तो उसमें कितना सीरियस बच्चा होगा? बिल्कुल। तो सीरियस बच्चों की कम है संख्या। तो अपने यहाँ कोई शिक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है ज्ञानेश्वर जी कि आप चुन करके, जैसे अमेरिका में है या ब्रिटेन में है, यूरोप में है, कि आप 10वीं के बाद ही 8वीं 10वीं के बाद ही ये तय हो जाता है कि ये इनकी अभिरुचि पढ़ाई में है, ये साइंस पढ़ेंगे, ये ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, इनकी रुचि दूसरे काम में है, किसी वोकेशनल कोर्स में जाएंगे, ये उसी समय तय हो जाता है। और फिर उस हिसाब से आदमी रास्ता चुनता है अपना, भीड़ नहीं बनाई जाती है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि भीड़ बनाने का क्या नुकसान है। अभी कल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कल ही कहा है शायद या परसों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक व्यक्ति की बहाली हो गई थी ऐसे पद पर, उन्होंने एमए पास किया हुआ था और 8वीं क्लास के लिए योग्यता थी, तो उनकी नौकरी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि कुछ नौकरी तो कम पढ़ाई करने वालों के लिए ही है। तो आप क्या करेंगे? आपने डिग्री जुटा ली, डिग्री ले ली, और आपको परीक्षा देनी है वहां जहां 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की योग्यता निर्धारित की गई। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि आप कोई बिना मतलब का, आप समझ लेना चाहिए लोगों को कि आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आपने जो डिग्री ली है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस डिग्री के अनुरूप योग्यता नहीं रखते हैं और उस योग्यता के अनुरूप नौकरी के योग्य आप नहीं है, तो उस डिग्री का आपके लिए कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई का पूरा, हम इसलिए ये भूमिका हमारी है कि पढ़ाई की पूरी व्यवस्था जो आज हो गई है उसमें यह है कि हर व्यक्ति को एक भेड़चाल लगी हुई है कि हर व्यक्ति को पहले तो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से अपनी कोचिंग, या स्कूल से ही कोचिंग, ये एक रास्ता सबने देख लिया है।
और अब जो कोचिंग, पुराना कोचिंग का मॉडल था जिसमें बहुत ज्यादा फी लगती थी, उसके मुकाबले एक सस्ता मॉडल आ गया है। उस सस्ते मॉडल में गरीब आदमी भी अफोर्ड कर लेता है, जाकर के पढ़ाई करता है वो। वॉल्यूम उसमें का जो खेल है गरीब, ना, वॉल्यूम का खेल हो गया है। वॉल्यूम का खेल हो गया है। और बच्चे, गरीब बच्चों में भी जो योग्य बच्चे हैं, जो हम लोगों ने सुपर 30 फिल्म देखी है और किस बैकग्राउंड से निकल के आए थे अनंत कुमार, और उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और उसके बाद कोचिंग का क्या झगड़ा था उस समय, उस फिल्म को याद करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने वर्षों पहले की बात है। उसमें भी यही जी, दिखा रहा है कि आप दूसरे कोचिंग से टीचर तोड़ रहे हैं, दूसरे कोचिंग पर हमले करवा रहे हैं, दूसरे कोचिंग के अच्छे शिक्षक के ऊपर हमला करवा रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब कि ये चलन जो धीरे धीरे पहले चलता था, धीरे कम चलता था, कम लेवल पर चलता था, वो व्यापक हो गया। जितनी व्यापकता कोचिंग की हुई है, उतनी ही जी, व्यापकता कोचिंग से जुड़े माल प्रैक्टिसेस की भी हो गई है। बच्चा बिल्कुल। जुटाने के लिए आप कुछ भी करिए, बच्चों को के रिजल्ट के लिए आप कुछ भी करिए, रिजल्ट के लिए कुछ भी करिए, ज्ञानेश्वर जी, ये सबसे बड़ी बात हो गई। हुँ, जो जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम कैसे आते हैं क्वेश्चन पेपर लीक करने में? क्वेश्चन पेपर बिल्कुल। लीक करने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों ने दुकान बना रखी है। और हुँ, दुकान में ग्राहक कैसे आएगा, तो हम उसको एक तरीका ये भी, हम अच्छा पढ़ाएंगे, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम उसको क्वेश्चन लीक करवा देंगे। जी, जी, क्वेश्चन लीक करवा बिल्कुल। देंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आने लगेंगे। ये ये तो हम लोगों ने नीट में देखा ना। साफ-साफ आया ना, नीट में तो प्रोफ़ेसर साहब ही देखिए क्या कर रहे थे, स्पेशल क्लासेस हाँ, चला रहे थे, इनसे पैसे हाँ, लिए और जिन्होंने वो कोचिंग से किया था। बिल्कुल, तो प्रोफेसर साहब का कोचिंग देखिए, उनकी कोचिंग को पकड़िए और सब कोचिंग खोला गया तो पता चला कि उनकी 80 ब्रांचेज हैं, कि 100 ब्रांचेज हैं और 3,000 करोड़ रुपए का उनका बिजनेस हो गया। हुँ, तो 3,000 करोड़ का बिजनेस आप बच्चा पढ़ा करके तो आपने किया नहीं। आप हर परीक्षा के लिए सवाल आउट कराने की बात करते हैं। आप हुँ, लोगों को करप्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को आप करप्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। एक ऐसा विशियस साइकिल बन गया है ज्ञानेश्वर जी, कि इस दुष्चक्र से निकालना सबसे पहली जरूरत है, इस दुष्चक्र से शिक्षा को निकालना। हुँ, और ये तब होगा जब बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था, हमारे यहाँ शिक्षा की जो बुनियादी व्यवस्था है वो मजबूत होगी। हुँ, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षक अच्छे रखे जाएंगे, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। अब कोचिंग में हम विरोध में नहीं है किसी कोचिंग वाले के। आप पढ़ा बिल्कुल। रहे हैं बच्चों को, आप अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आप दे ही रहे हैं, जितना आप चाहे माइक लगा के दें, स्पीकर लगा के दें या यूट्यूब पर दें, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आप हुँ, दे ही रहे हैं। जी, जैसे खान सर ने ही जो कई चीजें समझाई है, कई लोग उनके समझाने की, उस पर स्टाइल पर काम करने के स्टाइल पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो उन्होंने नेपाल के साथ भारत की जमीन का विवाद था, सबसे पहला वीडियो कोरोना के समय जो उनका वायरल हुआ था, लिपू लेख, और हुँ, जो उस रास्ते से व्यापार होता, जो उन्होंने समझाया था, इतने सहज तरीके से, इतने आसान तरीके से समझाया था कि जो बहुत बहुत ब्रिलियंट नहीं है ज्योग्राफी में, वो भी समझ जाएगा कि क्या डिस्प्यूट है हमारा। तो आप कुछ ना बिल्कुल। कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जी, वह ज्ञान उस व्यक्ति के, उस छात्र के जीवन में कितने काम का है? हुँ, पढ़ाई अगर इसी तरह से हो रही होती ज्ञानेश्वर जी, तो बजाबता पढ़ाना एक आर्ट है, एक साइंस है। पढ़ाना जो है ना, कला है, विज्ञान है। पढ़ाना ऐसा नहीं है लोग समझते हैं कि जाकर के खड़े हो गए और क्लास में कुछ भी बोल दिए, पढ़ाना हो गया। ये नहीं होता है। बिल्कुल। इसके लिए बजाबता हमने कितने लोगों से कहा, हमने शिक्षा मंत्रियों से कहा, पूछिए आपकी पेडागोगी और कैरिकुलम का क्या फर्क होता है? हुँ, पेडागोगी क्या है और कैरिकुलम क्या है? तो नहीं जानते हैं लोग। कैरिकुलम जो है, आप कैरिकुलम पढ़ाते हैं। मैक्सिमम कोचिंग्स में, ये यूट्यूब कोचिंग जो चल रहे हैं, या जितने भी कोचिंग चल रहे हैं, जितने स्कूल भी चल रहे हैं, उसमें हुँ, पेडागोगी का ज्ञानेश्वर जी कोई मतलब नहीं है। सब कैरिकुलम पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम हुँ, पढ़ा रहे हैं। ये आपने ये टॉपिक तय है, इस टॉपिक में से इस टॉपिक में ये सब टॉपिक हैं, इसमें से ये सवाल पूछा जाता है, बस आप वो पढ़ा देते हैं बच्चों को। उसकी हुँ, इंफॉर्मेशन पढ़ा देते हैं। आप गणित का सवाल हल करने के स्टेप्स बता देते हैं, कि इन स्टेप्स, ट्रिक्स बता देते हैं, इन ट्रिक्स से आप गणित का सवाल हल कर सकते हैं, हल कर लीजिए, आप परीक्षा पास हो जाएंगे। तो ये करिकुलम पढ़ाना होता है। पेडागोगी एक बिल्कुल। आर्ट है, साइंस है, उसको डेवलप किया गया है, जिसमें आप एक छात्र का समग्र विकास करते हैं। उस हुँ, छात्र की मानसिक स्थिति का, उसका साइकोलॉजिकल में जो डेवलपमेंट है वो, उसका सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो, ये तमाम एक संपूर्ण विकास होता है, उसका कई पार्ट होते हैं उस हुँ, पेडागोगी के। तो वो सीखता है। और ये कहाँ सिखाया जाएगा? जब शिक्षक का अच्छा प्रशिक्षण होगा। तो हमारे यहाँ कितने बीएड बिल्कुल। के स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ प्रशिक्षण कराइएगा शिक्षक का? कितने है ही प्रशिक्षित नहीं, है शिक्षक ही नहीं, है ही नहीं। है? तो और बीएड की डिग्री का क्या मोल है, हमने कही दिया हाँ, कि भाई आजकल परीक्षा में फेल ही नहीं हो रहे हैं, कोई भी फेल नहीं हो। हाँ, कई यूनिवर्सिटी में बीएड की परीक्षा में एक भी छात्र कई वर्षों से फेल नहीं हुआ है। हाँ, बताइए तो क्या पढ़ाई, इसका मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आप? मतलब कोई बिल्कुल। पढ़ाना लिखने से कोई मतलब नहीं, आप रिजल्ट दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। तो जी, शिक्षक का प्रशिक्षण होगा, उसको तमाम शिक्षा के एस्पेक्ट समझाए जाएंगे, तब वो हुँ, जाकर के बच्चों का उस तरह से समग्र विकास करने वाली शिक्षा उसको देगा। भाई हुँ, शिक्षा आजकल कैसे, शिक्षित लोग किस तरह से काम कर रहे हैं सड़कों पर, आप देखिए कैसे आप उनको कैसे शिक्षित कर सकते हैं? भाई हुँ, आप उनको क्या शिक्षा मिली है?
समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर्यावरण के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका अपना कोई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपने कुछ चीजें रट ली हैं, कुछ चीजें आपने सुन करके सीख ली हैं और उसके बाद आप परीक्षा पास कर गए, हो गया। आज समाज में जो इतनी गड़बड़ियां हैं ज्ञानेश्वर जी, शिक्षा की कमी की वजह से ही तो है। शिक्षा की कमी जब हम कहते हैं तो लोग तुरंत बताने लगते हैं कि इतना आजकल एमए कर रहा है लोग, तो एमए करके तो 8वीं पास वाली नौकरी में जा रहे हैं नौकरी को, तो एमए करके क्या किया? एमए करके बिल्कुल इतना बिल्कुल। इतनी घूसखोरी जो बढ़ी है, इतनी रिश्वतखोरी जो बढ़ी है ज्ञानेश्वर जी, कैसे बढ़ी है? इसी जी खराब शिक्षा के कारण बढ़ी है। अच्छी शिक्षा अजीत किसी जी, को मिली हो, संस्कार मिले हो। अजीत जी ये बताइए ना कि ये ठीक है, चलिए कॉपी कलम से माइक पर आ गए, हजारों बच्चों हाँ, को पढ़ाने लगे, लेकिन ये पिस्तौल गोली और राइफल बंदूक, इससे दोस्ती की क्या जरूरत आ गई? और देखिए दोनों जो खान सर हैं, रोशन आनंद सर हैं, एक ही बड़ा कैंपस है मुसल्लमपुर हाट को आपने भी देखा होगा, मुखर्जी नगर को भी आप देख रहे हैं। हाँ, दिल्ली के टीचर तो हथियार लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन बिहार के टीचर, और आज से नहीं, हमने केवल खान सर को ही नहीं और रोशन आनंद सर को ही नहीं, पहले भी कई शिक्षकों को देखा है कि जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ हथियार बंद दस्ता है। सरकारी गार्ड्स नहीं मिले हैं तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं या निजी अंगरक्षक हैं, और बिल्कुल मुस्तंड होते हैं, उन्हें गार्ड्स भी ना कहे, मुस्तंड होते हैं, और इन्हीं मुस्तंडों की लड़ाई में और लठैतों की लड़ाई में तो ये विवाद हो, तो ये हथियार की क्या जरूरत है? देखिए वो बैकग्राउंड हमने बताया, उस समय सुपर 30 फिल्म में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमला हो गया था। तो हमला होने की संस्कृति रही है बिहार में। ऐसे भी एक थोड़ा वही हमने कहा, शुरू में 90 के दशक से शिक्षा का जब से खराब हुई हालत, एक सोसाइटी में वायलेंस एक मेन स्ट्रीम बन गया है। तो कौन किस, अच्छा, व्यवसाय की प्रतिद्वंदिता ऐसी हो गई है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देने की प्रवृत्ति है। नुकसान पहुंचा दो उसको हार्म कर दो, उसको डरा दो, उसको फील्ड से हटा दो, कुछ भी कर दो ताकि अपना बिजनेस मजबूत हो। ये एक धारणा हर बिजनेस में बनी है। आप देखिए ना, ठेकेदारी की राइवलरी में पहले होता था, तो अब क्या क्या फर्क रह गया? जो पहले बंदूक लेकर के, राइफल लेकर ठेकेदार चलते थे और टेंडर डालने के लिए बंदूक लेकर के बैठे रहते थे, टेंडर गिरा करके कि दूसरा टेंडर न गिराए, वहां वहां हथियार खत्म हो गए। ठेकेदार का टेंडर अब ऑनलाइन हो जा रहा है, वहां नहीं हथियार चल रहे हैं, लेकिन मास्टरों के, शिक्षकों के बीच हथियार चलने लगे। तो इसी से समझिए कितनी गिरावट आई है शिक्षा के स्तर में। भाई शिक्षक का क्या, शिक्षक तो ऐसे ही निकलता है। शिक्षक तो क्या, शिक्षा की असली ताकत तो उसका उस कलम है उसके, और उसके छात्र हैं उसकी ताकत। भाई हम लोग अपने समय को याद कीजिए ना, मास्टर साहब यदि सड़क पर दिखाई पड़ जाते अरे थे तो हाँ, ये कहाँ क्या बात होती थी, कहाँ छात्र दुबक गए, जो पढ़ने वाले छात्र थे वह भी मुश्किल से सामना कर पाते थे। नहीं लेकिन करते। समाज में इतनी प्रतिष्ठा होती थी, जो दुकानदार होते थे या सम्मानित लोग होते थे, वहां शिक्षकों का सम्मान सबसे अधिक होता था। लेकिन अब सबसे, शिक्षक को अब तो मस्तरबा कहता है। हाँ हाँ, सब आदमी, वही सम्मान घटा, शिक्षकों की क्वालिटी खराब हुई, इसकी वजह से सम्मान घटा। नहीं तो सम्मान तो हम लोगों ने जो शिक्षक का सम्मान देखा है ज्ञानेश्वर जी, किसी दूसरे पेशे का नहीं देखा है। जो बिल्कुल। हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी निकलता था तो लोग कहते थे कि बेईमान आदमी है, और हम्म, शिक्षक जो है वो साइकिल से और पैदल निकलते थे और उनके पैर छूने वालों की लाइन लगी रहती थी स्कूल पहुंचने पहुंचने तक। जी बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने सम्मान देखा है शिक्षक का। तो वो शिक्षक सचमुच शिक्षक होते थे, शिक्षा देते थे, वो लोग पढ़ाते थे बच्चों को, कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये गरीब है, ये अमीर है। सरकारी स्कूलों में सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, अमीर गरीब और जाति का कोई भेद नहीं होता था। हर जाति का शिक्षक भी था और हर जाति के बच्चे भी थे और उनको समान रूप से पढ़ाया जाता था। तो ये हम तो लोगों को शिक्षकों स्कूल में कहाँ जाना था, जाति कहाँ जानी नहीं थी जाने अजीत हम जी? लोग, नहीं स्कूल जाने में हम कहाँ जाना, लोग। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं तक कहाँ जानते थे कि जाति क्या है और क्या है, मेरे साथ पढ़ने वाला कौन है? अब तो देखिए बिल्कुल जब खान सर और रोशन आनंद में भी झगड़ा हुआ, रोशन आनंद पहले गिरफ्तार हुए और तब इसमें भी निकाला गया कि भाई देखिए ये खान सर है, ये रोशन आनंद यादव है, यादव सरकार सर, ये हाँ है। कोई कह रहा हाँ है कि खान सर को बचाया जा रहा है, कोई कह रहा है रोशन आनंद को लपेटा जा रहा है। अब रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए, अब खान सर की बारी है। हाँ। तो यही असली समस्या, यहीं से ये उसी समस्या, मतलब कई समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि जाति हर चीज में ढूंढी जाने लगी। जी शिक्षकों का एक जाति के आधार पर होने लगा। अमुक जाति के शिक्षक है तो उस जाति के बच्चे ज्यादा उनकी तरफ जाने लगे, ये अमुक जाति के हैं तो इनकी तरफ जाने लगे लोग। फिर जातीय गोलबंदियां होने लगी, उस जातियों के नेता उनका बचाव करने लगे, उनको संरक्षण देने लगे। तो एक तरह का जैसे व्यवसाय पहले ठेकेदारी का व्यवसाय होता था या कोई लकड़ी का और दूसरे किसी भी तरह का कारोबार होता था जिसमें राइवलरी होती थी और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश करते थे, उस तरह का व्यवसाय, उस तरह की राइवलरी शिक्षा में शुरू हो गई और उसी अनुपात में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती चली गई।
गुणवत्ता बिल्कुल। बहुत खराब हो गई है। अब हर तरह की गुणवत्ता खराब हो गई है ज्ञानेश्वर जी। अगर गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी होती, टॉप इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात कर रहे हैं, हम छोटे हम्म, खाली इन्हीं कोचिंग वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 18 आईआईटी बना दिए हैं, किस आईआईटी के किस से क्या निकला है जिससे भारत को कोई बड़ा नाम हो गया हो, जो भारत का कौन सा पेटेंट मिल गया, भारत को एआई में किसने क्या कर दिया है? 18 आईआईटी खोल दिए, क्या तैयारी करा रहे हैं? क्या तो बिल्कुल। बच्चों की जो अच्छा बच्चा निकलता है वो चला जाता है बाहर, उसको लेकर के चली जाती है बाहर की कंपनी। जी। बाकी आप ऐसा नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट हम लोगों ने नहीं तैयार किया नवाचार का, इनोवेशन का, शिक्षा के बेहतरीन उपाय का। शिक्षा मानवता के काम आए, समाज के काम आए, देश के काम आए, इस तरह की कोई शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं अभी। एक हम्म, बिजनेस है, एक व्यवसाय है जिसमें किसकी ज्यादा कमाई होती है, कौन ज्यादा अपना पावर फ्लॉन्ट करता है, किसके पीछे ज्यादा बच्चे चलते हैं, किसके साथ ज्यादा सिक्योरिटी चलती है, किसके साथ ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं, किसके पास कितने हथियारबंद गार्ड है। इससे इससे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अब आप बिल्कुल। सोचिए वहां क्या पढ़ाई होगी। तो हम्म, ये स्थिति आ गई है बिहार में। और ये ज्ञानेश्वर जी, खान सर और रोशन आनंद का, इन्हीं का दोनों का मामला नहीं है, और भी बहुत हम्म, सारे कोचिंग वाले हैं। अगर इन दोनों का होगा तो फिर अब किसी और दो लोगों का हो जाएगा, फिर किसी और 3 लोगों का हो जाएगा। हम लोगों ने देखा ना सुपर 30 का जो विवाद हुआ, रहमानी का, अभय आनंद का, कि भाई आप बताइए हम्म, कि सुपर 30 आप कहते हैं तो 30 ही बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, या 100-200 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 30 जो निकलते हैं उनका नाम आप बता देते हैं? बिल्कुल। तो ये सब बिल्कुल। चीजें भी हैं, ये सारे विवाद हम्म, भी पहले हुए हैं। तो ये इसकी वजह, इसका कारण ये है ज्ञानेश्वर जी कि हम लोगों के यहाँ के सबको पता क्या चल गया मोतिहारी में, मतलब बिहार में हर व्यक्ति को, कि कोटा जा रहे हैं सब बच्चे, दुनिया भर के पैसे दे रहे हैं कोटा में। तो कुछ हम्म, पैसा पटना में भी दे सकते हैं, जो कोटा नहीं जा सकता वो पटना में दे देगा पैसा। तो ये जी। पैसा कमाने का साधन बन गया। और इसके हम्म, लिए सबसे पहला दोष ज्ञानेश्वर जी हम देते हैं, अभी कोचिंग की व्यवस्था पर हम लोग को बात करनी है, जो उनके यहाँ जो एमिनिटीज होती हैं और जो समस्याएं हैं बच्चों को। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर नहीं ठीक की गई, देखिए नीतीश कुमार जी। ने जाते जाते कह दिया कि सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो हम्म, आप सरकारी स्कूल के की व्यवस्था इस तरह की करिए। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी स्कूल के मास्टर को कह दीजिए कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाए, क्योंकि फिर हम्म, उसके लिए बड़ी दूसरी समस्याएं भी होंगी। लेकिन आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करिए, सरकारी कॉलेजेस की व्यवस्था ठीक करिए, शिक्षा में प्रशिक्षण पाए हुए अच्छे शिक्षकों को रखिए। अपने आप अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगेगी और वो शिक्षक बच्चों को प्रेरित करेगा स्वाध्याय के लिए। देखिए स्वाध्याय बिल्कुल। सबसे अच्छी बात होती है। आज हमको, जी। हम हमारे बच्चे भी पढ़ के बड़े हुए हैं, और जिस हम्म, जो गुरु मिले उन्होंने कहा कि स्वयं अपने से पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा तरीका है परीक्षा में पास करने का और जीवन में भी मजबूत बनने का। सेल्फ स्टडी करिए। बच्चों को हमारी यही सलाह है कि आप अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई करिए और सेल्फ स्टडी करिए। अजीत जी, पटना में एक एलन सर हुआ करते थे, सेंट जेवियर के वाइस प्रिंसिपल थे, बर्मा से आए थे। और देखिए पटना से जितने बच्चे, बड़े घरों के बच्चे देश के बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में गए, वह एडमिशन के पहले, मतलब एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते थे उन बोर्डिंग स्कूल में, उसके पहले वह पढ़ने जाते थे एलन सर के पास। हमारे बच्चे भी पढ़े। तो हमने यह देखा कि एलन सर बच्चों को नया लेसन पहले पढ़ाते ही नहीं। वह कहते हैं नया लेसन खुद पढ़ो, उसकी प्रश्नावली समझो और उसको हल करके आओ। तो देखिए हमने बाद में समझा, पहले तो हमको लगता था ये पढ़ाते नहीं और सीधे कहते हैं कि प्रश्नावली को हल कर दो। तो हमने बाद में ये समझा कि वह इसका टेस्ट कर लेते हैं, आईक्यू ले लेते हैं कि बच्चा खुद पढ़ के कितना समझा और कितने बिल्कुल। प्रश्नों का हल कर सकता है। जिन प्रश्नों का हल कर सकता है वहां तक तो बच्चा पहुंचा हुआ है, अब हम्म, उसके आगे उसको ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो देखिए सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है ही। हम लोग सबसे आज भी बेस्ट। पढ़ते हैं ना, हम लोग आज भी हाँ, पढ़ते हैं ना। हाँ भाई, हम खुद ही पढ़ रहे हैं ना। ये पढ़ने का तरीका आपको स्कूल में सिखा दिया जाएगा कि आप ऐसे पढ़िए, और उसके बाद आप पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए। बिल्कुल। स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल। होनी चाहिए, स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए है। लीन पीरियड में बच्चों को एक सुविधा मिलनी चाहिए कि वो शिक्षक से अगर कुछ समझना चाहे तो समझ ले। ये व्यवस्था आप क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? ये व्यवस्था ठीक कर दें, ये कोचिंग की तरफ रुझान 50% अपने आप कम हो जाएगा। जी। अगर आपने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की तो एक पैरेलल दूसरी शिक्षा व्यवस्था चल पड़ी। प्राइवेट स्कूल्स हम्म, खुल गए और उसके बाद कोचिंग की व्यवस्था चल। प्राइवेट स्कूल वाले भी पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, और हम्म, इसके कई कारण भी हैं। हम सीधे कोचिंग वालों को दोष नहीं दे रहा। इसी साल देखिए बच्चों की पढ़ाई एनसीईआरटी से होती है, और खुद ही कहा सीबीएसई ने कि प्रश्न पूछे गए थे पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन बताइए। ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज होती है उससे ज्यादा प्रश्न उठाए गए थे, और वो हम्म, चीज एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये तो कोचिंग वाले ही तैयारी कराते हैं, जी क्योंकि उनकी बिल्कुल। नजर आती है। स्कूल तो एनसीईआरटी से पढ़ाएगा, सिलेबस के आधार पर पढ़ाएगा, और परीक्षा हम्म, में सवाल आप पूछ रहे हैं पीआईबी से।
भाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सरकार की योजनाओं के बारे में जारी की जाती हैं बातें, सरकार के दूसरे तथ्य बताए जाते हैं सरकारी मामलों के, तो उसको जब तक एनसीईआरटी में आप शामिल नहीं करते हैं तब तक आप सीबीएसई के बच्चों से मत पूछिए ना, यूपीएससी में पूछिए, सीबीएसई के बच्चों से मत पूछिए। तो ये कोचिंग वाले को एज मिल जाता है। तो ये स्थिति, स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, सरकारी स्कूलों की सुधरे, प्राइवेट स्कूलों की भी सुधरे, और सरकार क्वालिटी कंट्रोल के उपाय करे, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल का उपाय करें। हाँ, जी, सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी। प्राइवेट स्कूल को भी, जितने प्राइवेट स्कूल है सरकार उनको सस्ती जमीन देती है, सरकार उनको परमिशन देती है, बोर्ड के एक एक करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, उनकी फैकल्टी देख करके। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी क्वालिटी कंट्रोल करिए कि वहां अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा दी जाए उनको। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, आप उनके परमिशन दे रहे हैं, तो उसका भी क्वालिटी कंट्रोल करिए। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यह है कि बच्चों के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए। आपने चेक लिस्ट होती है ना, 40 पैमाने बने होंगे कि जिस जगह पर वो स्कूल है उस जगह पर बिल्डिंग कैसी है, उस बिल्डिंग में बैठने की जगह कैसी है, वहां से निकलने की सुविधा कैसी है, सीढ़ी एक ही है या 2 सीढ़ी है, खुलापन कितना है, बिजली है या नहीं है। दोनों एक ही कैंपस में है, और जब क्लास खत्म होते हैं वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है दोनों के बच्चों के बीच में, और इंटीग्रेशन में एक ही कैंपस में है, वही तो मार है अजीत जी। अब ये देखिए फिर इस बात का, और इन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा अपने कैंपस का, कई और दूसरी मंजूरियां ली होंगी। कई मंजूरी जो है, क्या मंजूर जो सिविक जो अथॉरिटीज हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है या पंचायत है, जहां पंचायत वहां उसकी मंजूरी लगती होगी। वो लोग देखते होंगे कि इस जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं, आग की, फायर का, सेफ्टी का आपने एनओसी लिया हुआ है कि नहीं। आप जहां इतने बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक क्लास में 1000 बच्चों को, वहां से निकलने की, इवैक्यूएशन की क्या सुविधा है आपके पास, फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यही आपने शुरू में ही जिक्र किया, जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, बेसमेंट में पानी भर गया और बच्चे डूब करके मर गए उसमें, और महीनों तक वो सील रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात आई गई, खत्म हो गई। अभी दिल्ली के एक होटल में आग लग गई और 22 लोग मर गए, 21 लोग मर गए, विदेशी नागरिक भी मर गए, और उसका मालिक पुलिस से पूछताछ में कह रहा है कि हमको किसी ने कहा था कि दिल्ली में सब चलता है। तो यही हाल पटना का भी है कि सब चलता है। सब चलता है का क्या मतलब है? तो हॉस्पिटल में आग लगी ना, आग लगी मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में, 5 या 6 लोग मर गए वहां, तो सब चलता है। तो सब चलता है तो क्या चलता है कि भाई घूस खिला दो, सिविक अथॉरिटीज के लोगों को घूस खिला दो, पुलिस मैनेज कर लो, नेताओं को मैनेज कर लो, और जितने बच्चे पढ़ाने उतने बच्चे पढ़ाओ, माइक लगा करके, और अपनी जो बकवास करनी है सो कर दो। उसमें से बच्चे जितना सीखेंगे क्योंकि वो सिर्फ बोलना होता है, बाकी तो कोर्स मटेरियल दे देते हैं, वहां तो सिर्फ भाषण देना होता है। तो आप भाषण दे दीजिए, बच्चों को अपना कोर्स मटेरियल दे दीजिए याद करके, उसमें से पढ़ के पास हो जाएंगे। भाई कितने बच्चे पास हो जाएंगे? 1 लाख क्या रेलवे की वैकेंसी निकली थी ज्ञानेश्वर जी, तो 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने उसमें आवेदन किया, वैकेंसी हुई ही नहीं, सरकार उसकी वैकेंसी आगे नहीं बढ़ाई, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, मतलब फॉर्म भर दिया। अब बताइए 1 लाख का पोस्ट है तो 99 लाख तो गए, 99 लाख से तो ज्यादा बच्चे नहीं होंगे ना। तो जब इतनी मारामारी है, तो शिक्षा की व्यवस्था को एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें वोकेशनल कोर्स की भी बातें की गई है, कुछ बच्चों को हुनर सिखाने की बात की गई है। हमने यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बजाबता बनी थी, स्किल डेवलप करना था, कौशल विकास करना था, बच्चों को स्वरोजगार के लिए कुछ ट्रेनिंग करनी थी, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? हर व्यक्ति को आप एक ही चीज की पढ़ाई हो रही है, हम सिपाही बना देंगे, हम दरोगा बना देंगे, हम मास्टर बना देंगे, और उसके अलावा बाकी चीजें। तो ये जो जिसकी वजह से ये तमाम समस्याएं हैं, बहुत लंबा इसका मामला है ये, लेकिन बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो, प्राइवेट स्कूलों में भी क्वालिटी कंट्रोल हो पढ़ाई का, और उसके बाद कोचिंग को फिर उसको मॉनिटर करने का, नियंत्रित करने का, उनके यहाँ सुविधाएं देखने की निगरानी करने की व्यवस्था बननी चाहिए। और इस तरह की चीजों को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए ज्ञानेश्वर जी, कि हथियार लेकर के चले। शिक्षक को भी शर्म आनी चाहिए, हथियार लेकर के आपके ऊपर बहुत खतरा है तो मत निकलिए। भाई देश का सबसे बड़ा उद्योगपति आप उसके ऊपर खतरा है तो आप बंद रहिए, मत निकलिए। आप चाहें वहीं से ऑनलाइन अपना जो कर रहे हैं सो करिए, या पुलिस को कंप्लेन करिए, आपको किसी से खतरा है तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन ये इस हथियारों का प्रदर्शन और शक्ति का प्रदर्शन, ये जो है, ये शिक्षा को पोल्यूट कर रहा है, शिक्षा की पूरी व्यवस्था को प्रदूषित कर रहा है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए, तो देखिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे पोल्यूट हो रही है, प्रदूषित हो रही है, और कोचिंग क्या कैसा धंधा बन गया है, कहाँ हथियार घुसाया है, यह बहुत ही खराब है। और इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, समाज को सचेत करेंगे, और सरकार को भी कहेंगे कि आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए आवश्यक उपाय कीजिए। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।
और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।